अस्सलाम वालेकुम। कल हमने फिलिप्स करो का शॉर्ट रन एनालिसिस देखा, आज हम लॉन्ग रन एनालिसिस देखेंगे। लॉन्ग रन एनालिसिस मैंने आपको कल बताया कि जो शॉर्ट रन एनालिसिस ऑफ फिलिप्स करो है, दैट सिंपली सेज व्हेन आवर इन्फ्लेशन इंक्रीजेस अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीजेस। That means there is an inverse relationship between inflation and unemployment. चाहे वो केनेशियंस हो चाहे वो मॉनेटरिस्ट्स हो, दोनों ने एग्री किया कि इन द शॉर्ट रन दिस रिलेशनशिप इज स्टेबल। जो A.W. फिलिप्स है, जिसने ओरिजिनली ये कंसेप्ट दिया, उसने एज सच कोई करू डिराइव नहीं की, लेकिन उसने इंग्लैंड में क्या देखा था कि ओवर द पास्ट सम पीरियड ऑफ टाइम ऑलमोस्ट 100 ईयर्स जितनी जितनी इन्फ्लेशन बढ़ी है उतनी उतनी अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है। इसी को फिर बाकी लोगों ने ट्रांसफॉर्म किया इनटू ए करू आफ्टर हिज नेम कॉल्ड फिलिप्स करू, जो सिंपली बोलती थी जब एक इकोनॉमी में इन्फ्लेशन इंक्रीज होती जाती है अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होती जाती है। अगर आप जॉन मेनार्ड केन्स देखोगे, उसने कहा जब इन्फ्लेशन इंक्रीज होती जाती है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती जाती है, डिमांड फॉर लेबर बढ़ जाती है। बिकॉज व्हेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस यू रिक्वायर लेबर, यू रिक्वायर लॉट एंड लॉट ऑफ लेबर। तो जब डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज हो जाती है, दैट मीन्स एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाती है और ऑटोमेटिकली अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होती जाती है। दैट मीन्स यहां पे एक सिंपल कंसेप्ट था जो कल भी मैंने बोला, मैं उसी को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आज मैं लॉन्ग रन एनालिसिस पढ़ाने जा रहा हूं कि चाहे केनेशियंस हो चाहे मॉनेटरिस्ट्स हो, दोनों ने एग्री किया कि शॉर्ट रन में यह रिलेशनशिप होल्ड होती है। शॉर्ट रन में देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाई? बिकॉज इन द शॉर्ट रन देयर आर नो प्राइस एक्सपेक्टेशंस। इनका मतलब था शॉर्ट रन में कोई प्राइस एक्सपेक्टेशन नहीं है। अगर ये फिलिप्स करू है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, यहां से इन्फ्लेशन, यहां से अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन बढ़ी, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई। दिस वॉज ड्यू टू इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। लेकिन इन्होंने कहा देयर वॉज नो प्राइस एक्सपेक्टेशन, देयर वॉज नो प्राइस एक्सपेक्टेशन, जिसकी वजह से क्या होता है, लेबर को पता ही नहीं चलता है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो गई है। और जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो गई है, पी इंक्रीज हुआ है, जो रियल वेजेस है ये डिक्रीज होते जाते हैं। एंड एट लोअर वेजेस a person will employ more labor, so employment increases, unemployment decreases. जॉन मेनार्ड केन्स ने कहा था या मॉनेटरिस्ट्स ने, इन द शॉर्ट रन देयर वाज नो प्राइस एक्सपेक्टेशन। दैट मींस लेबर को पता ही नहीं चलता था, दे वर नॉट एबल टू फॉर्म एनी सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन विद रिगार्ड टू प्राइस। उनको पता ही नहीं चलता था प्राइस को क्या हुआ, जिसकी वजह से जब प्राइस इंक्रीज होता था तो रियल वेज डेफिनेटली डिक्रीज होती है। And demand for labor is the function of real wage. So at lower real wages, a person will demand more labor. So employment increases, unemployment decreases. But long run analysis requires some different analysis. देखो, पहली बात मैं आपको बता दूं कि 1970s में, in 1970s in US and UK, ब्रिटेन, एक अजीब फिनोमेना हुआ। अजीब फिनोमेना क्या हुआ? इन्फ्लेशन जो है वो बहुत हाई थी, इन्फ्लेशन वाज वेरी हाई, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई थी। दैट मींस दिस इज अगेंस्ट द फिलिप्स करू। फिलिप्स करू ने क्या कहा, अगर इन्फ्लेशन हाई है तो अनएम्प्लॉयमेंट लो होना चाहिए। लेकिन 1970s में यूएसए में भी और यूके में भी एक अजीब फिनोमेना हुआ, इन्फ्लेशन भी हाई थी, अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई थी। इस कंडीशन को इकोनॉमिस्ट्स ने नाम दिया स्टैगफ्लेशन। इस कंडीशन को इकोनॉमिस्ट्स ने नाम दिया स्टैगफ्लेशन। सो स्टैगफ्लेशन इज सिंपली अ फिनोमेना whereby high inflation is accompanied by high unemployment. That means यहां पे फिलिप्स करू फेल हो गई। That is why it is called collapse of फिलिप्स करू। collapse of फिलिप्स करू। क्यों? फिलिप्स करू बोलती थी जब इन्फ्लेशन हाई है अनएम्प्लॉयमेंट को लो होना चाहिए, लेकिन यहां पे क्या हुआ, 1970s में इन्फ्लेशन भी हाई थी, अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई थी। इस टर्म को इकोनॉमिस्ट्स ने नाम दिया स्टैगफ्लेशन, व्हिच इज अकम्पनीड बाय इन्फ्लेशन एंड स्टैग्नेशन इन द इकोनॉमी। दैट मींस ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहां पे फिलिप्स करू कोलैप्स हो गई, तो इसने इकोनॉमिस्ट्स को सोचने पे मजबूर किया कि ये क्या फिनोमेना हुआ। फिलिप्स करू तो होल्ड ही नहीं हो रही है, अगर इन्फ्लेशन हाई है अनएम्प्लॉयमेंट को कम होना चाहिए, लेकिन यहां पे इन्फ्लेशन तो हाई है, अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई है। तो इसकी डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस दी डिफरेंट इकोनॉमिस्ट्स ने। जो सबसे पहले बंदा आया, जॉन मेनार्ड केन्स।
इसने क्या कहा, इन द लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व इज वर्टिकल। अगर यहां से इन्फ्लेशन है और यहां से अनएम्प्लॉयमेंट है, इसने कहा फिलिप्स कर्व जो है वो वर्टिकल है। दैट मीन्स कितनी भी इन्फ्लेशन इकोनॉमी में है या कितनी भी इन्फ्लेशन इकोनॉमी में हो, अनएम्प्लॉयमेंट सेम रहेगी। दैट मीन्स देयर इज नो ट्रेड ऑफ। वर्टिकल फिलिप्स कर्व का सिंपल मतलब है देयर इज नो ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बट दिस इज लॉन्ग रन एनालिसिस। दैट मीन्स इन द लॉन्ग रन, शॉर्ट रन में इन्होंने एग्री किया कि इन द शॉर्ट रन, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन 1970s का फिनोमेना एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने कहा इन द लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व इज वर्टिकल। कितनी भी इन्फ्लेशन हो, unemployment will remain same. That means there is no trade-off between inflation and unemployment. अब जॉन माइनार्ड केनेस ने एक्सप्लेनेशन क्या दी? जॉन माइनार्ड केनेस ने कहा in the 1970s there were adverse supply shocks. There were adverse supply shocks. There were adverse supply shocks. इसका मतलब क्या है? इसने सिंपली कहा कि 1970s में जो ऑयल प्राइसेस थे, ऑयल प्राइसेस वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। देयर आर टू मच इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ ऑयल, टू मच इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ ऑयल, जिसको हम बोलते हैं ऑयल शॉक, जिसको हम बोलते हैं ऑयल शॉक। वो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, इन द 1970s द प्राइस ऑफ ऑयल इंक्रीज्ड एनोनिमसली, ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ विदाउट एनी ब्रेक, जिसको हम बोलते हैं ऑयल शॉक, जिसकी वजह से एडवर्स सप्लाई शॉक हुआ। दैट मीन जो सप्लाई साइड था उस पर फर्क पड़ा। कैसे? क्योंकि कास्ट्स बढ़ गए, कास्ट्स बढ़ गए, ऑयल का प्राइस बहुत हाई हो गया, एंड ऑयल इज एन इनपुट, ऑयल इज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर हम कंसिडर करेंगे, तो एडवर्स सप्लाई शॉक हुआ। देखो जॉन माइनार्ड केनेस ने क्या कहा, जॉन माइनार्ड केनेस ने कहा सपोज ये एग्रीगेट सप्लाई है, ये एग्रीगेट डिमांड है, दिस विल शो एम्प्लॉयमेंट, दिस विल शो एम्प्लॉयमेंट। मैं खाली हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात कर रहा हूं। दैट मींस एट पॉइंट ए एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, देयर इज इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी एंड ओ एक्स इज एम्प्लॉयमेंट। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि 1970s में एडवर्स सप्लाई शॉक आया, दैट मींस ऑयल का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया, ऑयल शॉक आया, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज हुआ। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज हुआ, प्रॉफिट तो डिक्रीज हुआ ऑटोमेटिकली। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज, प्रॉफिट गया ऑटोमेटिकली डिक्रीज। व्हेन प्रॉफिट डिक्रीजेस, एग्रीगेट सप्लाई विल डिक्रीज बिकॉज अ पर्सन विल बी विलिंग टू सेल लेस एट लेसर प्रॉफिट। तो एग्रीगेट सप्लाई करूं लेफ्ट की ओर शिफ्ट हुई फ्रॉम AS0 टू AS1। दैट मीन्स ऑयल का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया, ऑयल शॉक आया, उससे क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स भी बढ़ गए। दैट मीन्स देयर वाज हाइक फ्रॉम कॉस्ट साइड, कॉस्ट पुश, इन्फ्लेशन हो गई इन प्रोड्यूसर्स को, जिसकी वजह से प्रॉफिट डिक्रीज हुआ, एग्रीगेट सप्लाई डिक्रीज हुई। नया इक्विलिब्रियम कहां पे हुआ? बी पे। बी पे भी एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। दैट मींस इकोनॉमी मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। और अगर आप देखोगे जो नई एम्प्लॉयमेंट है, पहले एम्प्लॉयमेंट थी OX, अब एम्प्लॉयमेंट है OX0, दैट मींस एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज्ड, एम्प्लॉयमेंट डिक्रीजर। जब अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो गई, उसका ऑटोमेटिकली मतलब है ना अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गई। लेकिन वहां से क्या थी? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। दैट मीन्स इकोनॉमी में दोनों चीजें थी, इन्फ्लेशन भी थी और अनएम्प्लॉयमेंट भी थी, जिसको स्टैगफ्लेशन बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कोलैप्स ऑफ द फिलिप्स कर्व। तो जॉन माइनार्ड केनेस ने ये एक्सप्लेन किया थ्रू सप्लाई साइड दैट एक्चुअली क्या हुआ, देयर वाज एडवर्स सप्लाई शॉक। सप्लाई शॉक दो तरीके के हो सकते हैं, या पॉजिटिव या एडवर्स। इफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेस, सप्लाई बढ़ेगी, दिस इज पॉजिटिव सप्लाई शॉक। दैट मीन्स इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लेकिन सप्लाई साइड से सप्लाई शॉक, बट पॉजिटिव सप्लाई शॉक। लेकिन यहां पे क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो जाती है। व्हाई? बिकॉज ऑफ एडवर्स सप्लाई शॉक। सप्लाई डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ ऑयल्स, बिकॉज ऑफ ऑयल शॉक। तो केनेस ने एक्सप्लेन किया कि इन द लॉन्ग रन
या 1970s का जो स्टैगफ्लेशन का कंसेप्ट है वो जॉन मेनार्ड केन्स ने ऐसे एक्सप्लेन किया कि देयर हैज बीन एडवर्स सप्लाई शॉक, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, इवन दो देयर वाज इन्फ्लेशन। सो फिलिप्स कर्व 1970s में फेल हो गई एज पर जॉन मेनार्ड केन्स बिकॉज ऑफ दिस फिनोमेना। लेकिन इसके बाद आ गया फ्रेडमैन, मॉन्टेरिस्ट, ही इज अ मॉन्टेरिस्ट इकोनॉमिस्ट। इसने क्या कहा, इसने एक ऑसम कंसेप्ट दिया, एडॉप्टिव एक्सपेक्टेशंस। एडॉप्टिव एक्सपेक्टेशंस, what do we mean by adaptive expectations? Adaptive expectations simply means a particular person makes expectations regarding price. एक बंदा प्राइस के बारे में एक्सपेक्टेशंस बनाता है बेस्ड ऑन प्रीवियस प्राइसेस, बेस्ड ऑन प्रीवियस प्राइसेस या प्रीवियस इन्फ्लेशन। वो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन या एक्सपेक्टेड प्राइस की एक्सपेक्टेशन रखता है, वो एक एक्सपेक्टेशन रखता है कि अब इस साल कितना प्राइस होने वाला है या नेक्स्ट ईयर कितना प्राइस होने वाला है, कितनी इन्फ्लेशन होने वाली है, एंड ही बेसिस दैट एक्सपेक्टेशन अपॉन प्रीवियस प्राइसेस, अपॉन प्रीवियस प्राइसेस। देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊंगा, एंड देन अडॉप्ट्स हिमसेल्फ। Why are they called adaptive expectations? You should put expectation banawan regarding previous prices. Next year as much inflation based upon previous year inflation. Magar when agar yem wariye previous year khotas inflation zyada, you should accordingly put next expectation karan adjust. So we call it adopt. He adopts as per the circumstances. What has happened to the original inflation? Suppose मैं आपको example दूंगा, PE या PT plus 1 denotes inflation या price level in the next period, in the next period. PT denotes actual inflation right now, inflation now. Try to understand what I am saying. PT plus 1 is the expected inflation next year. इसको एक्सपेक्टेशन बनानी है। PT plus 1 is the expected inflation next year. PT is the actual inflation right now. PT minus 1 was expected inflation previous year. Expected inflation previous year. That means तीन concepts है, PT plus 1 expected inflation in the next period, PT actual inflation now, and PT minus 1 expected inflation previous year. That means this PT plus 1 expected inflation in the next period will be equal to PT minus 1. He will base expected inflation in the next period based upon expected inflation in the previous period plus alpha PT minus PT minus 1. That means इस वक्त actual inflation क्या है और पिछली बार मैंने expected inflation क्या की थी, where alpha is greater than 0 less than 1. See, try to understand what I am saying, please. This is very 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 important regarding long run analysis of Adam Smith, Friedman. देखो इसने कहा जो अगले साल इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड है, that will be based upon the expected inflation in the previous period, and that will depend upon what has happened to the actual inflation and the expected inflation. This is called adjustment factor. This is called adjustment factor. Adjustment factor. That means if PT is greater than PT minus 1, that means if actual inflation today turned out to be greater than inflation I had expected in previous year, that means that will get added to this, and next year's expected inflation will be greater than the previous year's expected inflation. Oh, this alpha, this is the adjustment, how he adapts to the this actual inflation, how he adapts to it. I am saying it is greater than 0 but less than 1. Yeah, it will be, it is value lies from 0 to 1, I can see. It is value lies from 0 to 1. 0 means no adjustment, 1 means complete adjustment. Buchus dapan, agar next yes time period as में currently PT, it is greater than what I had expected. But that means जो मुझे next expectation बनानी है वो मुझे ज्यादा बनानी है, because actual inflation turned out to be greater than what I had expected, so it will be added to PT minus 1, and the inflation expected in the next time period will be greater than what we had expected in the previous time period. So this is, that means this alpha is adjustment. Now see,
यहां पे मिल्टन फ्रीडमैन ने एक बहुत ही अच्छी बात बोली जिससे हमें लॉन्ग रन फिलिप्स करो का कंसेप्ट एक ही इसमें समझ में आएगा। क्या उसने कहा? इन द शॉर्ट रन अल्फा इज 0, इन द लॉन्ग रन अल्फा इज 1। दैट मीन्स इन द शॉर्ट रन देयर इज नो एडजस्टमेंट एट ऑल। शॉर्ट रन में कोई एडजस्टमेंट होती ही नहीं है। शॉर्ट रन में लेबर परसीव ही नहीं कर पाता है कि इन्फ्लेशन हुई है, लेकिन लॉन्ग रन में एडजस्टमेंट इज परफेक्ट। दैट मीन्स लॉन्ग रन में क्या होता है? लेबर को बराबर पता चला है कि देयर हैज बीन इंक्रीज इन प्राइसेस, सो ही डिमांड्स इंक्रीज इन नॉमिनल वेजेस सो दैट रियल वेज रिमेन्स कांस्टेंट। व्हेन रियल वेज रिमेन्स कांस्टेंट, when real wage remains constant, profit remains constant. When profit remains constant, employment remains constant. When employment remains constant, unemployment remains constant. So in the long run there is no trade-off between inflation and unemployment. He says in the long run change in wages is exactly equal to change in prices, so that there is no increase in the profit. But in the short run, as per Milton Friedman, adjustment is 0. He is not able to adjust because as per him adjustment is adaptive. That means it takes some time to adjust. In the short run time is less, so he cannot adjust. और जिसकी वजह से price increase, real wages decrease, investment increase, employment increase, unemployment decrease. So the relationship holds in case of short run as per Milton Friedman also. But in the long run, adjustment is perfect. Actual price turns out to be equal to expected price. तो जब लेबर को पता चलता है कि इकोनॉमी में प्राइस लेवल 10% इंक्रीज हुई है, ही डिमांड्स 10% इंक्रीज इन हिज वेजेस, जिसकी वजह से रियल वेज कांस्टेंट रहती है, प्रॉफिट कांस्टेंट, एम्प्लॉयमेंट कांस्टेंट, अनएम्प्लॉयमेंट कांस्टेंट। दैट मींस एज पर मिल्टन फ्रीडमैन जो फिलिप्स कर्व है, इट होल्ड्स इन द शॉर्ट रन। व्हाई? बिकॉज देयर आर नो एक्सपेक्टेशंस, देयर आर एडाप्टिव एक्सपेक्टेशंस एंड इट टेक्स टाइम फॉर एडाप्टिव एक्सपेक्टेशंस टू बी परफेक्ट। सो वन इज a person is able to perceive increase in the price, a labor is able to perceive increase in the price. This happens only in the long run. This happens only in the short run. He is not able to perceive it because time is less. Expectations are adaptive. It takes some time to adapt to the expectations. Now see, I would like to say simple thing. मैं एक डायग्राम बनाऊंगा यहाँ पे। देखो, यहाँ से इन्फ्लेशन, यहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट। सपोज दिस इज माई फिलिप्स कर्व और इकोनॉमी पॉइंट ए पे थी, जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट है 6%, इन्फ्लेशन इज 0। अनएम्प्लॉयमेंट 6% है, इन्फ्लेशन इज 0। नाउ सपोज मनी सप्लाई इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई और अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हुई। शॉर्ट रन एनालिसिस, वी मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, we move from point A to point B, जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो जाती है फ्रॉम 6% to 4% एंड इन्फ्लेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 0% to 2%। दिस इज शॉर्ट रन एनालिसिस। इन्फ्लेशन इंक्रीज्ड, अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज्ड। लेकिन लॉन्ग रन में अल्फा इज इक्वल टू 1, लेबर विल परस्यू, देयर हैज बीन 2% इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, 2% इंक्रीज इन प्राइस, ही विल डिमांड 2% इंक्रीज इन वेजेस, जिसकी वजह से रियल वेज कांस्टेंट। जब रियल वेज कांस्टेंट रहेगी, प्रॉफिट ओरिजिनल लेवल पे आएगा, जो ए पे प्रॉफिट था वही प्रॉफिट आएगा। सो दैट मींस we can say nominal wages have increased, due to which demand for labor will decrease and we will return to the original unemployment level 6%, but with new inflation too. That means try to understand what I am saying. हम point A पे थे, हमने टेम्पोरली मूव किया इन द शॉर्ट रन टू पॉइंट बी, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज, इन्फ्लेशन इंक्रीज। बट इन द लॉन्ग रन लेबर विल परस्यू दिस इंक्रीज इन इन्फ्लेशन फ्रॉम 0 to 2%। ही विल डिमांड इंक्रीज इन नॉमिनल वेजेस, जिसकी वजह से प्रॉफिट पहले जैसा रहेगा, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट भी पहले जैसे रहेगी। वी विल मूव फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी। अब पॉइंट सी और पॉइंट ए में क्या फर्क है? अनएम्प्लॉयमेंट सेम की सेम, बट विद हायर इन्फ्लेशन 2%। सो Philips curve will shift from PC0 to PC1 because expectation is shift to Philips curve, because A was 6% unemployment with 0 inflation, but now we have 6% inflation, this unemployment with 2% inflation, point C. So Philips curve, short run Philips curve will shift and we will move from point A to point C in the long run and from point A to point B in the short run. Suppose temporarily हम फिर से C से D पे आए,
नाउ वी मूव फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट डी, जहां पे फिर से अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो गई फ्रॉम 6 to 4, बट इन्फ्लेशन इंक्रीज फ्रॉम 2 to 4%. शॉर्ट रन तो अनएम्प्लॉयमेंट फिर से डिक्रीज हुई, इन्फ्लेशन इंक्रीज हुई, फिलिप्स करू होल्ड हुई इन द शॉर्ट रन एनालिसिस. लेकिन लॉन्ग रन में फिर से एडजस्टमेंट, इंक्रीज इन वेजेस, रिटर्निंग टू ओरिजिनल अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज फुल एडजस्टमेंट फ्रॉम पॉइंट दिस सी टू पॉइंट डी हम मूव हुए थे, अब फ्रॉम पॉइंट डी टू पॉइंट ई न्यू फिलिप्स करू, likewise to this point, likewise to original point F. Now join these pointers A, C, E, F, long run pointers, we get a vertical shaped फिलिप्स करू. दैट मीन्स इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी फ्रॉम 0% to 2% to 4% to 6%, but unemployment will remain same from 6%. Why? In the short run unemployment decrease हो जाएगी because no expectation. Price increases, profit increases, demand for labor increases, employment increases, unemployment decreases. But in the long run, perfect adjustment because adapt to expectations. It takes time. In the short run we are unable to make, but in the long run we have time, we make perfect expectations. Labor को पता है price 2% increase हुआ है, he demands 2% increase in wages, real wages constant, employment constant, so we return from B to C, likewise from D to E, likewise from suppose G to F, and join these points A, C, E, F long run pointers, we get the Philips curve. Inflation goes on increasing, but unemployment remains constant. That means Milton Friedman भी इसी नतीजे पे पहुंचा कि शॉर्ट रन एनालिसिस जो है फिलिप्स करो होल्ड्स because expectations adaptive है. In the short run alpha is 0. We are unable to make perfect expectations because it takes some time for perfect expectations. But in the long run, alpha is 1. Perfect expectations. Del P is equal to del PE. Actual inflation is equal to expected inflation. Any increase in price will be offset by the increase in wages, same percentage, due to which real wages remain constant, employment remains constant, unemployment remains constant. So in the long run, Philips curve turns out to be vertical. Likewise, rational expectations. New classical economists, rational expectations. Muth and Lucas, इन्होंने क्या किया? इन्होंने फ्रेडमैन और जॉन मैनार्ड केनेस से एग्री नहीं किया. इन्होंने कहा एक्सपेक्टेशंस आर रैशनल. व्हाट डू वी मीन बाय दैट? इन्होंने कहा कि जो बंदा ए है, सपोज ही यूजेस ऑल द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्राइस, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ये उसको यूज करता है, जो भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ही यूजेस दैट वाइजली, ही यूजेस दैट वाइजली. नो सिस्टमैटिक एरर. दैट मीन्स इससे कोई गलती नहीं होती है. नो सिस्टमैटिक एरर. इसका क्या मतलब है? यम च दपन चाहे शॉर्ट रन स्तन या लॉन्ग रन स्तन, एडजस्टमेंट expectations are instantaneous. हम क्या बनाओ? Adaptive. It takes some time to adjust. So in the short run, Philips curve holds, but in the long run, when expectations are perfect, it does not hold. मगर rational expectation and one expectations are perfect in both short run as well as long run. That means यम new classical economists च तिमो द Philips curve does not hold neither in short run nor in long run. Why? Because expectations are rational. A person A uses all the relevant information regarding a variable. For example, price level. He uses it wisely and he makes no systematic error. Systematic error. That means actual price level is always equal to expected price level, whether in the short run and long run. This is instantaneous. This is not adaptive. He does not make an error. और इसकी वजह से क्या होता है? दैट मीन्स फिलिप्स कर्व, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, फिलिप्स कर्व इज वर्टिकल वेदर इन शॉर्ट रन और इन लॉन्ग रन. व्हाई? एक्सपेक्टेशंस आर रैशनल. रैशनल एक्सपेक्टेशंस का सिंपल मीनिंग है, जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स थे इन्होंने कहा एक्सपेक्टेशंस आर नॉट एडाप्टिव, आर स्टैटिक. They are rational. Rational in the sense that a person is rational. He will use all the information regarding price level. Then he will use it wisely. And there is no chance that he will make any systematic error. He makes no systematic error. No systematic error. So any policy, whether monetary policy or fiscal policy, that will increase aggregate demand, will lead to increase in price level only, not in the employment. Why? Because if price level increases,
expectations are rational, and labor will demand exactly same percentage increase in wages, due to which real wages remain constant. When real wages remain constant, they have neither increased nor decreased. Employment remains constant, unemployment remains constant. So they differed in monetarists in that expectations are rational rather than adaptive. That means expectations are perfect both in short run and long run. That means alpha is equal to 1 both in the short run and the long run. So Philippus curve holds neither in short run nor in long run. Now see, अगर हम कल की वो इक्वेशन याद करेंगे, अगर हम वो कल की इक्वेशन याद करेंगे, हमें इक्वेशन आई थी WT is equal to WT minus 1 into 1 plus E, sorry, minus EU minus U bar, जो हमें कल इक्वेशन आई थी. यहां पे अब हमें क्या करना है? नाउ देयर वर नो एक्सपेक्टेशंस इन द शॉर्ट रन. इन द लॉन्ग रन वी हैव टू इंट्रोड्यूस द एलिमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशंस. दैट मींस WT is equal to WT minus 1 is equal to 1 plus delta PE minus EU minus U bar. That means मैंने क्या किया? WT minus 1 into 1 WT minus 1 plus delta PE into this. That means previous wages के साथ मैंने एक expected inflation लगाई जो मैं expect करता हूं, because now in the long run there comes the concept of price expectations. तो अगर आप वो price equation देखोगे वो बनेगी PT is equal to PT minus 1 plus delta PE minus EU minus U bar. That means मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस expectations को लाया, price expectations को, change in the price level, change in the expected rate of inflation, change in the expected rate of inflation. That means ये बनेगा del P is equal to del PE minus EU minus U bar, U minus U bar. Now see, in the long run del P is exactly equal to del PE, perfect expectations. So अगर इसको मैं यहां लाऊंगा, del P minus del PE they are equal to 0. That means there will be no change in employment or unemployment in the long run. Try to understand what I am saying. मैंने कुछ नहीं किया, मैंने प्राइस एक्सपेक्टेशंस उस इक्वेशन में लाई जो हमने कल की थी और मुझे ये इक्वेशन निकली. अगर मैं इसको यहां ले जाऊंगा, यहां प्लस है, यहां माइनस हो जाएगी, क्योंकि इन द लॉन्ग रन एक्सपेक्टेशंस आर परफेक्ट. दिस इज इक्वल टू दिस. So this term equation will turn out to be equal to 0, and this is unemployment. That means there will be no change in unemployment in the long run when there are perfect expectations. इसी को मिल्टन फ्रीडमैन ने कहा कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लॉन्ग रन में रहेगी. Why? Because you क्या उसको इसने बोला नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट थ्योरी कि लॉन्ग रन में जो एक एम्प्लॉयमेंट लेवल रहेगी वही रहेगी, जो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल रहेगी वही रहेगी. शॉर्ट रन में टेम्पोरली इकोनॉमी डिविएट हो सकती है, बिकॉज इन द शॉर्ट रन एक्सपेक्टेशंस आर नॉट परफेक्ट, बट इन द लॉन्ग रन इट विल रिटर्न टू द ओरिजिनल एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बिकॉज एक्सपेक्टेशंस आर परफेक्ट. केन्स ने एडवर्स सप्लाई शॉक के थ्रू एक्सप्लेन किया था वर्टिकल फिलिप्स कर्व. मिल्टन फ्रीडमैन ने लॉन्ग रन में कहा वर्टिकल फिलिप्स कर्व है, इन द शॉर्ट रन इट डज होल्ड because of adaptive expectations. It takes time for expectations to adapt from short run to long run. लेकिन न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स ने कहा rational expectations are instantaneous, no systematic error both in the short run and long run. So any policy, whether monetary policy or fiscal policy, that aims to change aggregate demand, whether in short run or long run, will increase only price level, will change only price level, not the real output. न्यू क्लासिकल इसी को कहते हैं न्यू क्लासिकल पॉलिसी इन इफेक्टिवनेस. न्यू क्लासिकल पॉलिसी इन इफेक्टिवनेस. दैट मीन्स उन्होंने कहा कोई भी पॉलिसी जो एंटिसिपेटेड है, जो लेबर एंटिसिपेट कर सकता है, वो कोई चेंज आउटपुट में नहीं लाएगा, बिकॉज दे विल डिमांड एक्चुअल चेंज इन देयर वेजेस. ओनली दैट चेंज विच इज अनएंटिसिपेटेड, विच ए लेबर कैन नॉट परसीव. जब उनको पता ही नहीं चलेगा प्राइस चेंज हुआ, वो चेंज इन वेजेस नहीं मांगेंगे. अगर प्राइस इंक्रीज हुआ, उनको पता ही नहीं चला, प्रॉफिट इंक्रीज, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज. सो एज पर न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स, whether it is fiscal policy or monetary policy, whether in short run or long run, if it is anticipated, if people are able to perceive it, it will not bring any change in output, policy ineffectiveness. But if it is unanticipated,
they are not able to perceive it, it will change output. That is why neoclassical economists always believed in unanticipated changes if you have to change output. This is what I think was important. अगर हम इसको एक एक करके एक्सप्लेन करने आएंगे, it will take too much time. I have to cover so much topics, so I hope आपको ये समझ आएगा. जहां पर क्वेश्चन होगा प्लीज आस्क मी. गॉड ब्लेस.